प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर साइंस का पूरा कोर्स। यानी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और कंप्यूटर के कोर्स को कम्प्लीटली पूरा करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 10th में सी लैंग्वेज कंप्यूटर कोर्स के अंदर दी गई है और जिसमें सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है सी लैंग्वेज का परिचय। यानी इसके अंदर सी लैंग्वेज का परिचय दिया हुआ है। सी लैंग्वेज क्या होती है, क्या इसका यूज है, क्या इसकी कमियां हैं, ये सब चीज़ें दी गई है। तो हम इस चैप्टर के सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि हम आने वाली बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज का परिचय। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सी लैंग्वेज क्यों सीखें, क्या कारण है कि हमें सी लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है मोबाइल, एटीएम, विंडोज, एसी, ये सब इनके पीछे कौन सी भाषा काम करती है। यानी हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं, चाहे वो रिमोट से बोलें या किसी बटन के थ्रू बोलें, और ये काम करते हैं। आज के समय में तो बहुत सारी मशीनें मोबाइल से ऑपरेट होती हैं। तो इनके पीछे कौन सी भाषा काम करती है जो इनको जाके समझाती है कि भाई ये काम आपको करना है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा? आपके मन में कभी कोई ऐसा विचार आया? शायद आपने नहीं सोचा होगा। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। जब हमें कम्युनिकेशन करना होता है, यानी बातें करनी होती हैं, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। यानी अगर दो व्यक्तियों को आपस में बात करनी है तो उसके लिए उन दोनों के बीच में भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। और भाषा दोनों की एक ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की भाषा अलग है, दूसरे की भाषा अलग है। तब भी वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तब भी वो बातें नहीं कर पाएंगे। इसका एक उदाहरण लेते हैं। आप अपने घर पे जब जाते हैं तो आपके माता पिता आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देते होंगे, बहुत सारे निर्देश देते होंगे। जैसे आपकी माताजी कहती होगी, बेटा खाना खा लो, है ना, या पढ़ लो, या टाइम से सो जाना। तो ये सब क्या है, आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए, आप जो लैंग्वेज जानते हैं, सेम वही लैंग्वेज आपके माता पिता भी जानते हैं। इसलिए आप उनकी सारी बातें सुन पाते हैं और समझ पाते हैं, और उनके कहे अनुसार आप उन निर्देशों का पालन करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, यदि आप उन लैंग्वेज को ना जानें या आपके माता पिता उस लैंग्वेज को ना जानें जो आप जानते हैं, तो क्या आप उनकी बातें समझ पाएंगे या वो आपकी बातें समझ पाएंगे? नहीं ना। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि हमें किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम कराना है तो उसके लिए हमें उसे निर्देश देने होंगे, और निर्देश देने होंगे किसमें, किसी भाषा में। लेकिन वो भाषा दोनों को आनी चाहिए, उस व्यक्ति को भी और हमको भी, तभी हम उससे काम करा पाएंगे। लेकिन यदि बात करें हम मशीनों की, तो मशीनों में हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर भी एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर को अपनी भाषा का पता है और हमें अपनी भाषा का पता है। कंप्यूटर की जो अपनी भाषा होती है वो मशीनी भाषा होती है, और हम इंसानों की बहुत सारी अलग अलग भाषा होती है। हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, या जो विदेशी भाषाएं हैं, चीन के अंदर चाइनीज़ बोली जाती है। इस तरीके की बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन कंप्यूटर तो एक ही है ना, पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर वही चल रहे हैं, विंडोज़ वही चल रही है। तो ये सब समझ कैसे रहे हैं? इसके लिए कंप्यूटर की कुछ अपनी भी भाषाएं हैं, जैसे सी जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक भाषा है। लेकिन सी भाषा को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए रीडेबल है। यानी हमारे ही शब्दों में वो बनाई गई है। हम जो एबीसीडी पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, वो सब उसके अंदर होते हैं। हम जो नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 3 4, वो उसके अंदर से होते हैं। तो इनको तो हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम मशीनी भाषा पे 0 1 पे जाएँ तो शायद नहीं समझ पाएँगे, है ना? वो बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पे कुल निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी मशीन से बात करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, और मशीनों में जो लैंग्वेज होती है उसे बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी मशीनों से बात करने के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके द्वारा हम मशीनों से बात करेंगे, अपने कंप्यूटर से बात करेंगे, हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार वो काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का एक माध्यम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम कंप्यूटर को अपनी बात कह सकते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना। जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और कंप्यूटर को अपनी बात कहते हैं, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें एक अच्छा आउटपुट देगा, यानी जैसा हमने उसको कहा है वैसा ही वो हमें आउटपुट देगा। तो लास्ट में हमें क्या मिलता है? आउटपुट प्राप्त होता है हमारे कंप्यूटर से। चलिए अब आगे समझते हैं सी लैंग्वेज क्या है। सी एक शक्तिशाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करती है। यह फास्ट एग्जीक्यूशन और हार्डवेयर के करीब काम करने की क्षमता रखती है। यानी जो सी लैंग्वेज है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो आप जान ही चुके हैं। साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब इसके अंदर जो कोड होता है वो ब्लॉक्स में होता है। ब्लॉक्स में कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। हम कोड को किस तरीके से ब्लॉक्स के अंदर अरेंज करके रखते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज करके रखते हैं, स्ट्रक्चर में उसको बनाते हैं, ये सब हम वहाँ पे जानेंगे। यह फास्ट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि तेज़ी से काम करती है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में जब आप किसी भी ऐप को खोलते हैं तो कुछ ऐप ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ी के साथ खुलती है। जैसे ही आपने इसको टच किया वो तुरंत खुल गई। लेकिन कुछ ऐप ऐसी होती हैं जिसको आपने टच किया वो काफ़ी समय लगा रही है। तो जो सी लैंग्वेज में बनी हुई ऐप है वो बहुत तेज़ी के साथ ओपन होती हैं, उसका फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। हार्डवेयर के करीब है। हार्डवेयर के करीब क्यों है? क्योंकि सी और सी लैंग्वेज के पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर। कंपाइलर के तुरंत बाद होती है मशीन। तो मशीन के बिल्कुल करीब है, हार्डवेयर के बिल्कुल करीब है, जिसके कारण ये तेज़ है और प्रभावी है। साथ ही साथ ये सभी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करती है। सभी प्लेटफ़ॉर्म से मतलब है आपके कंप्यूटर में भी चलेगी, यानी इसके द्वारा जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं वो आपके कंप्यूटर में भी काम करेंगे। आप किसी मोबाइल में चलाना चाहें उसमें भी चलेंगे। आप एसी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें भी चलेगा। आप किसी फ्रिज के लिए या किसी वॉशिंग मशीन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इस लैंग्वेज के थ्रू, तो वो उसमें भी काम करेगा, यानी सभी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करता है। अब जान लेते हैं सी लैंग्वेज का इतिहास। सी लैंग्वेज का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है? सन 1972 में डेनिस ऋषि ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। बेल लेबोरेटरी में इन्होंने उसको बनाया था, यानी जहाँ पे इस लैंग्वेज का निर्माण हुआ उस लैब का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे AT&T बेल लैब्स। और इसको बनाया किस लिए गया? इनका उद्देश्य था एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था? उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स। यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए डेनिस ऋषि ने 1972 में बेल लैब के अंदर सी लैंग्वेज का निर्माण किया, यानी वहाँ पे उसको डेवलप किया। ये जो तीनों बातें हैं यहाँ पे, नंबर एक सी लैंग्वेज कब बनी? 1972 में। किसने बनाई? डेनिस ऋषि ने। कहाँ पर बनी? बेल लैब्स के अंदर। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई या इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में MCQ के फॉर्म में आपसे ये पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखिएगा। सी लैंग्वेज क्यों महत्वपूर्ण है? सी सभी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नींव है, यानी जितनी भी लैंग्वेज आगे बनी है C++, .NET, जावा, PHP, इस तरीके से जितनी भी लैंग्वेज है उन सभी की नींव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे सीखने से आप प्रोग्रामिंग की गहराई को समझते हैं, यानी आपने यदि सी लैंग्वेज सीख ली तो इसके बाद की जो लैंग्वेज है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, उनको सीखना बहुत आसान हो जाता है। ये लैंग्वेज फास्ट एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से चलाती है, हार्डवेयर के करीब है, सिस्टम लेवल लैंग्वेज है, अन्य लैंग्वेज का बेस है, यानी C++, जावा, पाइथन, ये सब सी से जुड़ी हुई है। सी लैंग्वेज के उपयोग, सी लैंग्वेज का उपयोग कहाँ पे होता है? नंबर एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सी लैंग्वेज का उपयोग होता है। विंडोज़ जो आप फिलहाल अभी देख रहे हैं, जो खासकर कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप के अंदर होती है, लाइनक्स, यूनिक्स, इन सभी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम में होता है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है सी लैंग्वेज में बना सकते हैं, या एसी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है सी लैंग्वेज में बनाया जा सकता है। ATM के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो सी लैंग्वेज में बना हुआ है, या अदर कोई भी डिवाइस हो सकती है, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए सी भाषा में उसका सॉफ्टवेयर, उसका प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है। डिवाइस ड्राइवर, जितनी भी डिवाइसें होती हैं जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब डिवाइसें हैं, इन सभी डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो ड्राइवर बनते हैं वो सी लैंग्वेज में ही बनते हैं। ड्राइवर का मतलब यहाँ पे किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर से ही है। सी प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है?
एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। यह प्रोसेस समझना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कोड को लिखना। सबसे पहले हम कोड को लिखते हैं टेक्स्ट एडिटर में और उसे डॉट सी फाइल बनाते हैं उसकी, यानी जब हम कोड को लिखेंगे तो जब उसको सेव करेंगे तो वहाँ पे डॉट सी के नाम से करेंगे, यानी प्रोग्राम का नाम और बाद में डॉट सी। उसके बाद उसको कंपाइल करते हैं, उसको चलाते हैं। यदि उसमें कोई एरर होती है तो उसको सही करते हैं और यदि कोई एरर नहीं होती तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है और आपके सामने एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट आपको मिल जाता है। कंप्यूटर सिर्फ 0-1 यानी मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसके लिए यहाँ पे कंपाइलर की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है बीच में, जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में यानी 0-1 में चेंज करता है और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में चेंज करता है। एक सी प्रोग्राम आपके सामने छोटा-सा बना हुआ है, इसको समझते हैं। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। यहाँ पे जो स्टूडियो डॉट एच है, ये एक हेडर फाइल है और इस हेडर फाइल का जो काम होता है वो इनपुट आउटपुट को मैनेज करना होता है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम में इनपुट भी देना होगा और उससे आउटपुट भी लेना होगा। तो ये तो बेसिकली करना ही करना है, इसलिए सबसे पहले ये हेडर फाइल हर एक प्रोग्राम में लगती ही लगती है। तो ये तो आपको पक्के याद कर लेना है कि हर एक प्रोग्राम में सी लैंग्वेज के हर एक प्रोग्राम में हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच आपको लगाना ही लगाना है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है इंट मेन। इंट का मतलब इंटीजर होता है। मेन एक फंक्शन है, यहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत होती है। शुरुआत से मतलब है कि यहाँ से हम अपना कार्य स्टार्ट करते हैं कि हमें उस प्रोग्राम में क्या टास्क परफॉर्म करनी है, क्या कोड लिखना है, उससे क्या आउटपुट हमें चाहिए जिसके लिए हम उसमें कोड लिखें। उसके बाद नीचे एक फंक्शन है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ सी लैंग्वेज का एक फंक्शन है। इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट डालते हैं वो हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके दिखता है, यानी किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, किसी नंबर को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं। उसके बाद नीचे रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब है यदि रिटर्न जीरो हो गया तो आपका जो प्रोग्राम है वो सफलतापूर्ण समाप्त हो गया, यानी आपका प्रोग्राम यहाँ से चलते हुए नीचे तक आया और यहाँ से रिटर्न क्या हुआ, जीरो। तो इसका मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है, वो चल गया है, उसमें अब कोई समस्या नहीं है। अब परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज। सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ह्यूमन रीडेबल है। अब यहाँ पे एक छोटा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कुछ जगह लिखा होता है कि सी मिडल लेवल लैंग्वेज है, कुछ जगह लिखा होता है कि सी हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए, सी हार्डवेयर के बहुत समीप है, लेकिन बिल्कुल मशीनी लैंग्वेज भी नहीं है, 0-1 भी नहीं है। उससे थोड़ा-सा उभर के है, लेकिन बिल्कुल एडवांस भी नहीं है ना? तो जब बिल्कुल एडवांस नहीं है और बिल्कुल मशीन वाली नहीं है, तो इसका मतलब बीच की लैंग्वेज है और बीच की लैंग्वेज है तो वो मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाती है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और आती है कि इस लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं या इसमें कोड लिखते हैं तो इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है वो सब हम आसानी से रीड कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल वही सब लिखा होता है, एबीसीडी जो हम पढ़े लिखे हैं। अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं या सिंबल होते हैं प्लस माइनस के, जिनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी कुछ लोग कहते हैं। स्ट्रक्चरल लैंग्वेज नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फंक्शन होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जिसके अंदर इसको पूरा ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, पूरे सिस्टमैटिक तरीके से इसका कोड लिखा जाता है, इसलिए ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी है। कंपाइलर बेस। कंपाइलर बेस इसलिए है क्योंकि जो कोड हम लिखते हैं उसको चेंज करना पड़ता है 0-1 में, यानी मशीनी भाषा में। तो मशीनी भाषा में इसको चेंज करने का काम करता है कंपाइलर, और कंपाइलर साथ ही साथ ये भी चेक करता है कि प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है। यदि कोई एरर होगी तो वो आपको एरर मैसेज देगा। उसके बाद केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि ये हर एक कैपिटल या स्मॉल अक्षर को अलग-अलग समझता है, उसको एक नहीं मानता। यदि आपने कैपिटल ए लिखा है और स्मॉल ए लिखा है तो दोनों उसके लिए अलग-अलग हैं। कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए अलग है, इसलिए इसको केस सेंसिटिव भी कहा गया है। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं,
ये शॉर्ट आंसर में या एमसीक्यू में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। कुछ सामान्य गलतियां जो हम प्रोग्राम को बनाते समय कर देते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर एक, सेमीकोलन भूल जाना। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो खासकर मैंने देखा है बहुत से बच्चों को, जब वो लैब में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो सेमीकोलन भूल जाते हैं, और जब प्रोग्राम रन करते हैं तो बार बार एरर आती है। वो मैच करते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन प्रोग्राम फिर भी नहीं चल रहा, क्योंकि सेमीकोलन बहुत छोटा है, नहीं ध्यान जाता। तो सेमीकोलन पे खासकर आपको ध्यान लगना है, जैसे ही लाइन खत्म होती है उसके पीछे सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन आपको नहीं भूलना, वरना एरर आती रहेगी। हेडर फाइल मिस करना, आपको कभी भी studio.h को मिस नहीं करना। मैंने आपको पहले ही बताया है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करती है ये, तो studio.h लिखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, मेन फंक्शन को गलत तरीके से लिखना। जैसे आप m को कैपिटल लिखेंगे और बाकी सबको स्मॉल में लिखेंगे। कंपाइलर इसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसको स्मॉल मेन का पता है, यानी स्मॉल में लिखा हुआ जो मेन है उसका पता है, उसको इसका नहीं पता। मैंने अभी आपको बताया था कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, वो कैपिटल M को अलग मानती है और स्मॉल m को अलग। या फिर आपने पूरा का पूरा कैपिटल लिख दिया तो वो भी गलत है। सही तरीके से लिखने का तरीका है, आप स्मॉल में लिखेंगे MAIN और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से यदि आप मेन को लिखेंगे तो मेन के अंदर से कोई भी गलती नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, याद रखें, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। रोज कम से कम एक प्रोग्राम जरूर आपको लिखना चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप प्रोग्रामिंग को नहीं सीख पाएंगे। प्रोग्रामिंग लाइक ए मैथ, जैसे मैथ के सवाल को हम जब तक करते रहते हैं तो वो हमारे दिमाग में बना रहता है, जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो तुरंत फिसल जाता है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप प्रोग्रामिंग को शायद ना सीख पाएँ। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कीजिए और बोर्ड परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। मैं आपको फिर से बता दूं, यूपी बोर्ड हाई स्कूल कंप्यूटर साइंस का फुल कोर्स यहाँ पे हम करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए, और जो आपके साथी हैं जो हाई स्कूल कर रहे हैं, जिनके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है, उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। यदि कोई हाई स्कूल में भी नहीं है तो नॉलेज के लिए वो इसको देख सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोग्रामिंग से ही सभी मशीनें आज के समय में, बिना सॉफ्टवेयर के कोई मशीन शायद चल रही हो। मैक्सिमम चीज़ें सॉफ्टवेयर चल रही है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।